हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक बार बालाजी एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्यास। ब्यास नदी पे आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सतलुज नदी पे डिस्कस किया था। मैंने कोशिश की है, मुझे पता उसमें कुछ कमियां थी, मैंने कोशिश की है कि उनको इम्प्रूव किया जाए और आपको बेहतर नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो आज हम सतलुज नदी के बारे में पढ़ेंगे, ब्यास नदी के बारे में पढ़ेंगे, कहां से निकलती है और कितनी लंबी चलती है और उसके क्या कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं एचपीजी के एचपी सर्विसेज में, टेक, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एसएसबी में आते हैं, तो वो हम आज करेंगे। तो मैंने पहले ही लिख के रखा है आपकी सुविधा के लिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो जब ब्यास नदी की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई भारत में है 460 किलोमीटर। भारत में कुल लंबाई है इसकी 460 किलोमीटर। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 256। आपने अगर याद रखना है, आप भारत की याद रखिए। अगर आपको पेपर में, एचपी सर्विसेज के पेपर में नहीं याद आती कि हिमाचल में इसकी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन आया है, तो आपने क्या करना है, 460 माइनस 4 करना है। देखिए ये आ जाएगा 56 और 4 का आधा जो होगा वो होगा 2, तो इसकी लंबाई आ जाएगी 256 हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर में कि उद्गम स्थल कहां है, ओरिजिन कहां से होता है। जैसे हमने सतलुज का पढ़ा था, आपको याद होगा, मुझे कमेंट में आपने लिखना है कहां है। तो उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, उद्गम स्थल है इसका रोहतांग दर्रा। भृगुतुंग भी इसको कहा जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में अगर आपको भृगुतुंग दिया हो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रोहतांग दर्रा और भृगुतुंग दोनों ही उद्गम स्थल हैं किसके, ब्यास नदी के। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। हमारे पास एक नदी है रावी और एक है ब्यास। इन दोनों के अगर आपने उद्गम स्थल याद रखने हैं तो आपने क्या करना है, ब्यास का ब जो है वो ऊपर ले जाना है, दोनों को ऊपर नीचे लिख के, और जो रावी का र है उसको नीचे ले जाना है। रावी मतलब मतलब बड़ा बंगाल, तो रावी कहां से निकलती है, बड़ा बंगाल से। उसके बाद ब्यास मतलब ब्यास मतलब रोहतांग दर्रा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है जो आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है, अगला पॉइंट है प्राचीन नाम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम पूछे जाते हैं नदियों में। तो इसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा सिंपल ट्रिक बनाया है। आपने याद रखना है, विपाशा ने अर्ज किया है, विपाशा ने अर्ज किया है। ब से वैदिक भी आप याद रखेंगे, विपाशा ने अर्ज किया है, तो ब से वैदिक नाम जो है अर्ज किया और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। तो इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रिक से वैदिक नाम और संस्कृत नाम, उद्गम स्थल और आपको इनकी लंबाई कितनी है वो भी बड़े अच्छे से याद रहेगी। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है और लिख भी सकते हैं, आप लिख के रख सकते हैं इसको, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। मैं तो चाहूंगा कि आप बार बार वीडियो देखो, लेकिन आप लिख सकते हैं, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जल ग्रहण क्षेत्र। ये कितने क्षेत्र में जल ग्रहण करती है, तो ये 12,000 वर्ग किलोमीटर में जल ग्रहण करती है। आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है ब्यास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो आपने याद रखना है ब्यास 12, ब्यास 12, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर आपने याद रखना है। नदी के किनारे बसे शहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ा है कि चंबा किस नदी के किनारे है। चंबा हमें पता है रावी नदी के किनारे है, तो ब्यास नदी का भी पूछा जा सकता है। तो ब्यास नदी का जो नाम है, जो इनके जो शहर है इसके किनारे बसे हुए, मनाली, मंडी। मैंने आपको जब सतलुज बोला था तो मंडी में एक पंडोह रिवर है, वो आपको याद आनी चाहिए कि वो किसका पानी किसमें ट्रांसफर कहां से कहां जाती है। कुल्लू, पंडोह, यस ये था वो पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। आप याद रखिए कि जब पौंग डैम बना था तो देहरा गोपीपुर जो है वो पूरी तरह
उसमें विलुप्त हो गया था, डूब गया था। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद प्रवेश स्थान कि ये निकलती कहां से है, हमें पता है कांगड़ा से निकलती है। तो कौन कौन से, जैसे मंडी में कहां प्रवेश करती है और कांगड़ा में कहां प्रवेश करती है और कांगड़ा को छोड़ कहां जाती है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंडी में बजोरा नामक एक जगह है, बजोरा याद रखना, मंडी में बजोरा नामक जगह है, वहां पे ये एंटर करती है मंडी में। और संधोल कांगड़ा में, संधोल कांगड़ा में एक जगह है, संधोल में कांगड़ा में प्रवेश करती है। और मिर्थल कांगड़ा को छोड़ जाती है और पंजाब में एंटर करती है और पंजाब से ये पहुंच जाती है पठानकोट। तो और ये मिर्थल से इंदौर, पठानकोट से पीछे है, वहां उल्टी दिशा में बहती है। बाकी सारी नदियां पूर्व से इधर को आ रही हैं, पश्चिम की तरफ आ रही हैं, ये इधर से दूसरी तरफ जा रही है। तो इसके बाद है सहायक नदियां। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड पॉइंट दैट मस्ट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इन एनी एग्जाम। तो इसकी पहली जो है सहायक नदी बनेर, याद रखना है आपने, ब से व्यास, ब से बनेर, ब से बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल, सुकेती। ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो आपने याद रखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको सुन के ही याद हो जाए, वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है। बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल और सुकेती। तो ये है इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां। तो दोस्तों आगे है जल विद्युत परियोजनाएं जो ब्यास नदी पे है। हम सिर्फ जल विद्युत परियोजना वही करने जा रहे हैं जो ब्यास नदी पे है, वैसे ही अलग से भी टॉपिक है। यहां से भी एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कितने मेगावाट, कहां पे है, मैं सारा डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिनबा। बिनबा, ब से ब्यास, ब से बिनबा, और 6 मेगावाट बिजली पैदा करती है और ये कांगड़ा में ही है। और बिनबा जो है वो ब्यास की सहायक नदी भी है, ये भी आपने याद रखना है। ये सारी ही ब्यास की सहायक नदियां हैं। लारजी 126 किलोमीटर, देखिए बिनबा 6 किलोमीटर, लारजी 126 मेगावाट और ये कुल्लू में है। सॉरी मैंने पहले गलत बोला। उसके बाद है हमारे पास मलाना। मलाना चरण 1 है, 86 मेगावाट बिजली पैदा करता है और ये कुल्लू में है। मलाना एक गांव भी है कुल्लू में। सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र अगर हिमाचल में हमारा है पूरे विश्व का तो वो मलाना है, जहां के देवता जामनू है, परशुराम जी के पिता। और उसके बाद लारजी के बाद मलाना। मलाना 1 जो है चरण 1 वो 86 मेगावाट बिजली पैदा करता है, कुल्लू में है। और मलाना 2 भी है जो 100 मेगावाट बिजली पैदा करता है, वो भी कुल्लू में ही है। और मलाना सहायक नदी भी है ब्यास की। उसके बाद है शानन, 110 मेगावाट बिजली पैदा करता है। और शानन की मैं आपको एक विशेषता बताता हूं। शानन जो है ये हमारा सबसे, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना बिजली प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले लगा, लेकिन ये जो है अब हमारे अधीन नहीं है। इसका जितना भी कार्यभार है वो पंजाब चलाता है हिमाचल के अंदर, लेकिन इसका कार्यभार चलाया जाता है पंजाब के द्वारा। तो शानन जो है, अब ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना बिजली प्रोजेक्ट कौन है, कौन सा है, शानन। और वो अब किसके अधीन कार्यरत है, पंजाब सरकार के अधीन है। कितने मेगावाट बिजली पैदा करता है, वो 110 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जोगिंदरनगर मंडी, जोगिंदरनगर मंडी में ये स्थित है। और उसके बाद पोंग, जी हाँ पोंग डैम भी है, पोंग झील भी है, कृत्रिम खुद बनाई हुई झील। हमारे देखिए हिमाचल में 3 मैन-मेड झीलें हैं, गोविंद सागर, पंडोह और पोंग। ये आपने तीनों याद रखनी है। और सबसे बड़ी जो है वो है गोविंद सागर, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, सतलुज के किनारे बिलासपुर में है। अब पोंग 396 मेगावाट बिजली पैदा करता है, ये कांगड़ा में है, ये हमें पता है। उसके बाद पटकरी। पटकरी ऐसे जो है क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इनके बारे में हमने कम पढ़ा होता है, कम जाना होता है। तो पटकरी जो है वो 16 मेगावाट बिजली पैदा करती है और मंडी जिले में स्थित है। ये अपने सारी याद रखनी है, बिनबा, लारजी, मलाना, शानन, पोंग और पटकरी। उहल, उहल 1, उहल 2, उहल 3 ये भी ब्यास नदी
के ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो दोस्तों अब है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ब्यास नदी कांगड़ा को कहां छोड़ती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है वैसे जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। ब्यास नदी कांगड़ा को कहां छोड़ती है? मिर्थल। तो आंसर इसका आएगा मिर्थल। किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? ब्यास। किस नदी से हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा व कुल्लू घाटियां निर्मित होती हैं? ब्यास। देखिए ब्यास जो है कुल्लू और कांगड़ा को ही निर्मित करती है, ठीक है जी। बाणगंगा किस जिले में है? तो देखिए क्वेश्चन अब उसने घुमा के पूछा, हमने बाणगंगा पढ़ा है किस सहायक नदी है? ब्यास की, और ब्यास जो है वो मैक्सिमम जो है वो कांगड़ा में बहती है, तो कांगड़ा। बाणगंगा जो कहां है? कांगड़ा में है, ब्यास की सहायक नदी। ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्च किया। आपको याद होगा विपाशा ने अर्च किया है, तो वैदिक नाम है अर्च किया और विपाशा संस्कृत नाम है। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। अब टाइम है कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से आपने कितना ज्यादा ऑब्जर्व किया है। तो ये 5 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपने इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो मैं देखूंगा कि किसका आंसर सही है, उसको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है सुकेती किसकी सहायक नदी है? सुकेती किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 2, पोंग बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? ब्यास की हिमाचल प्रदेश में लंबाई कितनी है? इंडिया की नहीं बतानी है आपने, अगर बता सकते हो तो कमेंट में आप वो भी लिख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में कितनी है वो बतानी है। ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा में प्रवेश करती है? ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा में प्रवेश करती है? तो ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। 5 के मैंने आपको बता दिए, 5 के आपने बताने हैं, ताकि मिलके हमारे टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 10। और जल विद्युत परियोजना जो मैंने आपको करवाई है, सहायक नदियां, उद्गम स्थल, लंबाई, ये सारी चीजें आपने सारी की सारी आपने याद रखनी है, क्योंकि रिवर्स, उनकी सहायक नदियां, उद्गम स्थल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमें क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपने ये क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। और हम पूरी बुक को लेके नहीं चलेंगे, हम कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जो हैं उनको उठाएंगे, वो करेंगे। 15 से 20 टॉपिक हम ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। अगर हम 20 टॉपिक करते हैं तो मान लीजिए 20 टॉपिक्स में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कम से कम 12 से तो आ सकते हैं। अगर 12 क्वेश्चन आपको मेरे करवाए हुए टॉपिक से आ जाते हैं तो 2-4 जो आप खुद पढ़ोगे वहां, तो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 14 से 16 आप स्कोर करते हो, इट मींस यू आर डूइंग गुड। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस, बिकॉज जैसे ही अगर लॉकडाउन खुलता है, आसार तो पता नहीं है खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उसके बाद इमीडिएट आपके एग्जाम्स आएंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, thank you, have a nice day. If you like our video, like our channel, then subscribe our channel, like the video, share the video and comment also. Thank you very much.